जरा सोचिए, दुनिया की दो सबसे शक्तिशाली वित्तीय ताकतें, जिनके इतिहास और काम करने के तरीके एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वो एक ही समय पर भारत की तरफ अपना रुख कर रही हैं। और यकीन मानिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। तो आज की हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल यही है, भाई ऐसा क्या हो रहा है कि इतिहास के ये दो सबसे बड़े फाइनेंसर ठीक अभी एक ही साथ भारत में दिलचस्पी ले रहे हैं। क्या ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है या फिर इसमें कोई छिपा हुआ खतरा भी है? चलिए समझते हैं। ठीक है, तो पहले इन दोनों खिलाड़ियों को जान लेते हैं। एक तरफ है रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी। ये 200 साल से भी ज्यादा पुराना एक बैंकिंग साम्राज्य है, जो राजा महाराजाओं और सरकारों को पैसा देता आया है। और दूसरी तरफ है ब्लैक रॉक, जो सिर्फ 40 साल में टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ मैनेजर बन गया। एक है पुराना पैसा और विरासत, तो दूसरा है नई टेक्नोलॉजी और ताकत। इन दोनों कंपनियों के इरादों को समझने के लिए ना, हमें इनके इतिहास और इनके काम करने के पैमाने को समझना होगा। तो चलिए वैश्विक फाइनेंस की इस पुरानी ताकत और नई ताकत की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। रॉथशाइल्ड की कहानी तो सदियों पुरानी है। ये हमेशा से ही पर्दे के पीछे रहकर बड़े बड़े देशों और साम्राज्यों को फाइनेंस करते आए हैं। और सुनिए, भारत से इनका रिश्ता कोई नया नहीं है। जरा सोचिए, 1880 के दशक में जब भारत में एक कोने से दूसरे कोने तक पहली रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो पैसा इन्हीं का लगा था। और अब इसकी तुलना कीजिए ब्लैक रॉक से। बिल्कुल ही अलग कहानी। कुछ ही दशकों के अंदर टेक्नोलॉजी और कुछ बहुत ही स्मार्ट फैसलों के जरिए ये एक मॉन्स्टर कंपनी बन गई। 2008 में जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी, तब अमेरिकी सरकार ने भी संकट से निपटने के लिए इसी कंपनी पर भरोसा किया था। और ब्लैक रॉक का असर कितना बड़ा है, जरा इस नंबर को देखिए, $12.5 ट्रिलियन। ये रकम इतनी ज्यादा है कि दुनिया के कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था मिला के भी इतनी नहीं होगी। तो ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि अपने आप में एक आर्थिक शक्ति है। तो सवाल फिर वही है कि ये दोनों दिग्गज अचानक भारत की ओर क्यों देख रहे हैं? जवाब सीधा है। इस समय पूरी दुनिया में भारत वैश्विक पूंजी के लिए सबसे आकर्षक और बड़ा मौका बनकर उभरा है। खुद ब्लैक रॉक इसे मेगा फोर्सेस का संगम कह रहा है। भारत का सबसे बड़ा फायदा वो है यहाँ की युवा आबादी। अगले 20 सालों में भारत में काम करने वालों की संख्या 14 करोड़ बढ़ जाएगी, और वहीं दूसरी तरफ चीन में ये संख्या 7 करोड़ घट जाएगी। ये जो डेमोग्राफिक बदलाव है ना, यही भारत को दुनिया की अगली फैक्ट्री बनाने के लिए एक आदर्श जगह बनाता है। और इसके साथ ही भारत के पास एक और तुरुप का इक्का है, जिसे कहते हैं इंडिया स्टैक। आधार और यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी ने मिलकर करोड़ों लोगों को सीधे बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया है, जो पहले सिर्फ कैश में लेन देन करते थे। इससे हुआ यह है कि वित्तीय सेवाओं के लिए एक बहुत बड़ा, बिल्कुल नया बाजार तैयार हो गया है। तो ये दोनों कंपनियां भारत की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने के लिए कर क्या रही हैं? इसे एक तरह का दो तरफा हमला या एक वित्तीय शिकंजा समझिए। एक ऊपर से पूरे सिस्टम को अपनी मर्जी से ढाल रहा है, और दूसरा नीचे से, यानी जमीनी स्तर पर बाजार पर कब्जा कर रहा है। इस रणनीति का जो पहला हिस्सा है वो है टॉप डाउन। यहां पर रॉथशाइल्ड सीधे सरकार और बड़ी बड़ी संस्थाओं के स्तर पर काम कर रहा है, ताकि भारत के कैपिटल मार्केट की बनावट को ही अपने हिसाब से प्रभावित कर सके। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के आईपीओ में उनकी भूमिका। वो आईपीओ में सीधे पैसा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि वो सलाहकार के तौर पर यह तय कर रहे हैं कि कौन से बैंक और कौन सी कानूनी फर्म्स इस आईपीओ को मैनेज करेंगी। आसान भाषा में कहें तो वो भारत के वित्तीय बाजार के नर्वस सिस्टम के आर्किटेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। अब आते हैं रणनीति के दूसरे हिस्से पर। यह है बॉटम अप। यहां खेल बिल्कुल अलग है। यहां ब्लैक रॉक का लक्ष्य है आम लोगों के बाजार और देश के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जमीनी स्तर से कब्जा करना। जियो ब्लैक रॉक का जॉइंट वेंचर इस रणनीति का सबसे बड़ा हथियार है। प्लान बहुत सीधा है, लेकिन उतना ही दमदार भी। जियो के 45 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचो और उन्हें सीधे उनके फोन पर ब्लैक रॉक के निवेश वाले प्रोडक्ट्स बेचो। ये आम आदमी तक निवेश पहुंचाने का एक बहुत बड़ा खेल है। लेकिन ब्लैक रॉक सिर्फ डिजिटल दुनिया तक ही नहीं रुक रहा। अपनी एक और यूनिट के जरिए वो भारत के असली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारी निवेश कर रहा है, जैसे कि आदित्य बिरला के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। मतलब वो उन संपत्तियों के मालिक बनना चाहते हैं जो भारत के आने वाले कल को ऊर्जा देंगी। तो इस सब का भारत के लिए मतलब क्या है?
जब इतना बड़ा विदेशी प्रभाव देश में आ रहा है तो ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन का सवाल बन जाता है, फायदों और जोखिमों के बीच का संतुलन। देखिए, ये मामला एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ भारत को अपने विकास के लिए बहुत बड़ी पूंजी और दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञता मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसका एक गंभीर जोखिम भी है कि कहीं हम अपनी वित्तीय आज़ादी ना खो दें, कहीं हमारे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा नियंत्रण न रहे। बेशक दुनिया के सामने तो संदेश यही दिया जाता है कि ये सब साझेदारी और एक लंबी प्रतिबद्धता के लिए है। जैसा कि आप JIP के प्रेसिडेंट राज राव के इस बयान में देख सकते हैं, वो इसे भारत के विकास में एक मददगार के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत वैश्विक फाइनेंस के साथ एक बहुत ही नए और पेचीदा रिश्ते में दाखिल हो रहा है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें भारत न तो पूरी तरह से आज़ाद है और न ही पूरी तरह से निर्भर। इस स्थिति को समझने के लिए एक शब्द है मैनेज्ड इंटरडिपेंडेंस। इसका मतलब है एक ऐसी समझदारी भरी निर्भरता जिसे मैनेज किया जा सके। चुनौती यही है कि बाहरी पूंजी और टेक्नोलॉजी का फायदा कैसे उठाया जाए बिना अपनी अर्थव्यवस्था की बुनियाद पर से अपना नियंत्रण खोए। और यही हमें हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है। क्या भारत इस वैश्विक फाइनेंस की लहर पर सवार होकर अपनी तरक्की की रफ्तार बढ़ा सकता है या फिर वो इसी लहर में कहीं बह जाएगा? इस पूरी कहानी का यही केंद्रीय सवाल है और ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।